हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2025 वार बुधवार, हिंदी तिथि 11 और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, जल्द ही यूपीआई और एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। सरकार ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है और अब इससे जरूरत के समय तुरंत पैसा मिल सकेगा। जी हां दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। यह बदलाव 2025 में ही लागू हो जाएगा और देश के 8 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। मोबाइल ऐप, डिजिटल डैशबोर्ड और यूपीआई पेमेंट जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के जीवन को आसान बना देगी। ईपीएफओ 3.0 न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी यूएएन को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत में रियल मनी गेमिंग पर बैन लगने के बाद फैंटेसी गेमिंग कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक माई इलेवन सर्किल और रमी सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी गेम्स 24x7 ने कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। इसके अलावा पोकरबाजी ने 45% स्टाफ यानी करीब 200 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया है। वहीं भारत की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनियों में से एक मोबाइल प्रीमियर लीग यानी एमपीएल ने भारत में अपने 60% स्थानीय कर्मचारियों यानी करीब 300 लोगों की छंटनी का फैसला लिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर के राइट्स के लिए टेंडर बुलाए हैं। ड्रीम 11 ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर से हटने का फैसला किया था। बीसीसीआई ने जारी टेंडर में कहा कि अल्कोहल, तंबाकू, सट्टेबाजी, रियल मनी गेमिंग, क्रिप्टो करेंसी और पोर्नोग्राफी या जो कंपनी सार्वजनिक नैतिकता को ठेस पहुंचाने का काम करे, उस तरह के ब्रांड को इस बोली में शामिल नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने मंगलवार को लीड स्पॉन्सर के लिए इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी आईईओआई रिलीज किया है। इसे खरीदने की आखिरी तारीख 12 सितंबर है, वहीं टेंडर भरने की आखिरी तारीख 16 सितंबर है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एफएमसीजी कंपनी नेस्ले ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ लॉरेंट फ्रिक्स को नौकरी से निकाल दिया है। फ्रिक्स का एक साथी कर्मचारी के साथ अफेयर के चलते यह कार्रवाई की गई है। कंपनी ने बताया कि फ्रिक्स ने इस रिश्ते की जानकारी भी कंपनी को नहीं दी। यह नियमों का उल्लंघन है। कंपनी ने अब उनकी जगह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फिलिप नवरातिल को नया सीईओ नियुक्त किया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और चीन संबंध धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे सीमा मुद्दे सुलझते जाएंगे, तनाव कम होना स्वाभाविक परिणाम होगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग 2 से 4 सितंबर तक भारत के आधिकारिक दौरे पर आएंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच शिपिंग, नागरिक उड्डयन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग की यह पहली भारत यात्रा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के तरीकों का पता लगाना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बीमा कवर प्रदान करने के लिए एसबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत एसबीआई वेतन खाते वाले कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना मृत्यु बीमा मिलेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में एसबीआई के साथ इस बारे में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। अब करदाताओं के पास रिटर्न फाइल करने के लिए 20 दिन से भी कम समय बचा है। तय समय सीमा तक रिटर्न न भरने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बिना ऑडिट वाले करदाताओं को तय समय सीमा से पहले आईटीआर भरने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। वित्त मंत्रालय 2026-27 के लिए वार्षिक बजट तैयार करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को शुरू करेगा। सरकार की ओर से मंगलवार को यह जानकारी दी गई। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और भारत से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% भारी टैरिफ को देखते हुए आने वाले वित्तीय वर्ष का बजट काफ़ी अहम है। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में मांग बढ़ाने, रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को 8% से अधिक की विकास दर देने पर सरकार का जोर रहेगा। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8% के बीच बढ़ेगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तर भारत में भारी बारिश का दौर जारी है। पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर समेत 12 जिले एक हफ्ते से बाढ़ की चपेट में हैं। पंजाब में 1312 गांवों के 2.5 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है।
भिवानी, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में भी कई स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। तो वहीं गुरुग्राम के दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए गए। तो वहीं दिल्ली में यमुना नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद मंगलवार को ट्रांस यमुना क्षेत्र की कई कॉलोनियों में पानी घुस गया। यमुना बाजार, मयूर विहार और आसपास के इलाकों की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपना जरूरी सामान लेकर राहत शिविर में जाने की अपील की है। तो वहीं उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में स्कूल बंद हैं। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। भारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में इस साल अगस्त की बारिश ने 76 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते महीने सामान्य से 68% ज़्यादा बारिश हुई। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार के दरभंगा में 27 अगस्त को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दी गई थी और अब 7वें दिन पीएम मोदी ने सामने आकर गाली देने का जवाब दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि बिहार में कुछ दिन पहले जो कुछ हुआ उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। बिहार में कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार की जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए यह बात कही। वे बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड की शुरुआत के कार्यक्रम से जुड़े थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस ने एमएलसी के कविता को मंगलवार को पार्टी से निलंबित कर दिया। फैसला कविता के पिता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने किया। बीआरएस ने बयान जारी कर कहा, कविता की गतिविधियां पार्टी के खिलाफ थी, इसी वजह से यह फैसला लिया गया है। दरअसल एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सहयोगियों पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। कविता 2014 से 2019 तक निजामाबाद से लोकसभा सांसद रह चुकी है। लंबे समय से पार्टी नेतृत्व को लेकर उनके भाई केटी रामाराव और चचेरे भाई टी हरीश राव के बीच विवाद की खबरें आ रही थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत पर भरोसा करती है। दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल के बावजूद भारत ने इस साल की पहली तिमाही में 7.8% की ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया है। यह वृद्धि मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, कृषि और निर्माण सहित हर सेक्टर में दिखाई दे रही है। भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्केल सेमीकंडक्टर राष्ट्र बनने की राह पर है। हम सभी निवेशकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड ट्रस्टेड बाय वर्ल्ड। डिजाइन इन इंडिया और मेड इन इंडिया यही भविष्य की पहचान होगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी हैं। इस मामले में चुनाव आयोग ने पवन खेड़ा को नोटिस जारी किए है। वहीं इस आरोप पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस यही सवाल तो चुनाव आयोग से कर रही है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और काम करने की कार्यशैली पर ही हम सवाल उठा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो 6E812 फ्लाइट से मंगलवार को पक्षी टकरा गया। इससे विमान की नागपुर में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। प्लेन में 272 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगे साजिश केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इसके अलावा 7 और आरोपियों की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी। दरअसल आरोपियों ने निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। उनका कहना था कि वे 4 साल से ज़्यादा जेल में हैं और ट्रायल बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, उसी आधार पर उन्हें भी राहत दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 23 फरवरी 2020 को हिंसा भड़की थी। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव के बाद हुई थी। इस दंगे में 53 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। मोहाली पुलिस ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। इस मामले में जम्मू कश्मीर के 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों का संबंध टैक्सी ड्राइवर अनिल कुमार के अपहरण और हत्या से निकला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान साहिल बशीर, मुनीश सिंह और अजाज अहमद के रूप में हुई है। यह जानकारी पंजाब के DGP गौरव यादव ने दी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश दौरे से लौटते ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की।
उन्होंने पंजाब में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न हालात की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिया। पंजाब में 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग सीधे प्रभावित हुए हैं और अब तक 29 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था, जिसमें उन्होंने केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए का बकाया फंड जारी करने और एसडीआरएफ नियम बदलकर किसानों को 50,000 रुपए तक का मुआवजा बढ़ाने की मांग की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के सनौर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए। मंगलवार सुबह उन्हें हरियाणा के करनाल के डाबरी गांव से हिरासत में लिया था। पुलिस उन्हें पटियाला के रास्ते पंजाब के थाने ले जा रही थी, जहां रास्ते में पठान माजरा और उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पठान माजरा और उनके साथी एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्चूनर में फरार हो गए। इनमें से पुलिस ने फॉर्चूनर समेत एक युवक को पकड़ लिया है। फॉर्चूनर से 3 पिस्टल मिली है। पुलिस टीम स्कॉर्पियो में फरार विधायक का पीछा कर रही है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में बाढ़ से बिगड़े हालात को लेकर कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अमृतसर लोकसभा से सांसद औजला ने पत्र में प्रदेश की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए तुरंत राहत पैकेज, केंद्र की उच्च स्तरीय टीम और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दौरे की मांग की है। औजला ने लिखा कि पंजाब, खासकर अमृतसर बॉर्डर क्षेत्र इस समय अभूतपूर्व तबाही का सामना कर रहा है। लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी इलाकों से आया तेज पानी निचले क्षेत्रों को डुबो चुका है। हजारों परिवार बेघर हो गए हैं। किसानों की खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेहद खराब हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों से हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, जिंद, झज्जर और चरखी दादरी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो वहीं बीते दिन भिवानी, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कुछ स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने प्रदेश में आज यानी 3 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 4 और 5 सितंबर को दक्षिण हरियाणा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 3 सितंबर को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। यह अलर्ट 3 और 4 सितंबर की रात 1 बजे तक रहेगा। मौजूदा समय में पंजाब के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट, तरन तारण, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, मोहाली, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना जिले शामिल हैं। भाखड़ा का जल स्तर भी खतरे के निशान से मात्र 3 फीट नीचे रह गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1312 गांव प्रभावित हो चुके हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे ने 5 दिवसीय भूख हड़ताल मंगलवार को खत्म कर दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम जीत गए हैं, सरकार ने हमारी मांगें मान ली है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने जरांगे को अनशन स्थल आज़ाद मैदान पर 3 सितंबर की सुबह तक रुकने की अनुमति दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भी फटकार लगाई और कहा कि प्रशासन ने उनके आदेशों को लागू क्यों नहीं किया, जबरन मैदान खाली करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। अदालत ने कहा कि अगर बुधवार तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वह कड़ा आदेश जारी करेगी और किसी भी हद तक जाएगी। आपको बता दें कि मनोज जरांगे ने सरकार के सामने 3 शर्तें रखी है। मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं, मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 1 हफ्ते में मुआवजा दिया जाए और सरकार 2 महीने में जीआर यानी सरकारी आदेश जारी करे और स्पष्ट करे कि मराठा और कुंभी एक ही समुदाय है।